बहुत स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश में टोटल 4 चरणों में होंगे चुनाव। निर्वाचन आयुक्त ने आचार संहिता की घोषणा की। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर की शिकायत। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने किया आचार संहिता का ऐलान। आचार संहिता से जुड़े नियमों की दी जानकारी। कहा 18 अप्रैल को होगा इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी। रायसेन में एक स्कूल परिसर में मिली शराब की बोतलें। पुलिस ने शराब की पेटियों को किया जब्त। शिक्षा विभाग पर खड़े हो रहे कई सवाल। बालाघाट में अचानक मौसम का बदला मिजाज। आंधी तूफान के साथ पूरे शहर में जोरदार बारिश। विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई। शुरुआत करते हैं खबरों से, जहां रायपुर में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को लेकर के बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से खास चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले बीजेपी ने अपने 11 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। हम पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी 12 महीना 24 घंटा 7 दिन तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिन पहले पूरे 11 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं कि कांग्रेस उनको जूतम तैयार चल रहा है और वो कब तक करेंगे ये मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 11 की 11 सीटों पर मोदी जी के नेतृत्व में जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएगी। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली कोई सरकार है जिसने अपने 5 साल के वादों को 3 महीने में पूरा कर दिया है। चाहे वो 18 लाख मकान देने का वादा हो, चाहे फिर वो मातृवंदन योजना में महिलाओं के खाते में 12,000 रुपये साल पे डालने का मामला हो, चाहे वो 2 साल के बोनस का मामला हो, चाहे 2100 रुपये में धान खरीदी का मामला हो, चाहे तेंदुपत्ते की मजदूरी 4500 से 5500 रुपये करने का मामला हो। तो जितने भी मामले हैं जिससे जनहित और लोकहित है, ऐसी सभी बातों को बीजेपी ने पूरा कर। ऐसा है, कांग्रेस लंबे चौड़े बयान देती है जिसका कोई अर्थ नहीं है। बीजेपी का एक कार्टून उनकी पूरी पोल खोल देता है। और वहीं रायपुर में मूलभूत सुविधाओं को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रायपुर शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर गौरव सिंह को ज्ञापन दिया। साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार में आम लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में बीजेपी सरकार आने से अराजकता की स्थिति बन गई है। ये लगातार 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है और मैं समझता हूं उस 3 महीने के पहले, चुनाव के पहले 1 साल तक लगातार, चाहे मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भेंट मुलाकात का आयोजन किया और उस आयोजन में करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी। करोड़ों रुपए के काम जो जरूरत के काम थे, जो रायपुर राजधानी से लेकर मैं समझता हूं आसपास रायपुर जिले के अंदर तमाम कामों को रोकने का काम, जिसमें बिजली विभाग का काम, खंबे ट्रांसफार्मर लगाने थे उसके काम, आंगनबाड़ी, स्कूल भवनों के काम, रोड नाली सड़क के काम, पानी की पेयजल व्यवस्था, पानी पाइपलाइन का काम। गर्मी का समय आ रहा है, पानी की आवश्यकता थी। तमाम जनप्रतिनिधि, विधायक, पूर्व विधायक भी हैं, विधायक प्रत्याशी भी हैं, तमाम पार्षदगण हैं जो जनता की सहूलियत के अनुसार उनके डिमांड पर जो रोड नाली सड़क भवन, सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, अलग अलग तरीके से हम लोगों ने अलग अलग मद में पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट से, चाहे नगरीय प्रशासन का विभाग हो, पीडब्ल्यूडी का विभाग हो, बिजली विभाग हो, अनुसूचित जाति जनजाति के अलग अलग विभाग से अलग अलग तरीके से पैसे में मदद ली और सरकार ने दिल खोलकर पैसा दिया। और वहीं रायपुर बीजेपी एकात्मक परिसर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केदार गुप्ता ने कहा कि बेमेतरा जिले के बार गांव में किसान निधि योजना के अंतर्गत 1456 पत्र रजिस्टर किए गए थे। उनके सभी के खाते में राशि आ गई है। जब जांच की गई तो पाया गया कि 854 ऐसे खाते हैं जो उस गांव में ही रहते नहीं है।
इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि ना तो उनकी जमीन है, ना खेती, और ना ही उनके वहां पर निवास स्थान है। ऐसे लगभग 854 लोग हैं जिनका केवाईसी भूपेश बघेल की सरकार में किया गया था। कांग्रेस पार्टी का डीएनए हमेशा घोटाले और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण रहा है और छत्तीसगढ़ में भी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने ऐसे ही कुछ कारनामे अपनी सरकार में किए जो अब धीरे धीरे खुलते चले जा रहे हैं। उन्होंने भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जिन विषयों को छुआ उसी में उन्होंने घोटाला और भ्रष्टाचार किया। कहते हैं कि बहला फुसलाकर अपनी गोद में उठाकर और उन्हीं के साथ घोटाले करना, ऐसा काम छत्तीसगढ़ वासियों के साथ, छत्तीसगढ़ में रहने वाले किसान, मजदूर, मेहतारी, नौजवानों के साथ किया है। हम सबको पता है कि बेमेतरा जिले के बार गांव में किसान सम्मान निधि में 1456 पात्र रजिस्टर्ड किए गए। और वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की घोषणा कर दी है। आचार संहिता लागू होते हुए इसकी सूचना के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने शनिवार शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके दी, लेकिन अचानक खराब मौसम के कारण कई संचार प्रतिनिधियों ने रविवार को प्रेस वार्ता कराने का आग्रह किया। इस कारण प्रेस वार्ता रविवार या सोमवार को अब आयोजित की जाएगी। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मिश्रा और साथ ही एसपी समीर सौरभ ने आचार संहिता के प्रभावशील होने से सोशल मीडिया के माध्यम से निर्वाचन संदेश जारी किया। बता दें कि मध्य प्रदेश में टोटल 4 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसके पहले चरण में बालाघाट, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला सहित छिंदवाड़ा जिले में चुनाव करवाया जाएगा। आयोग की बैठक के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है पूरे बालाघाट जिले और बालाघाट संसदीय क्षेत्र में। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बालाघाट लोकसभा है उसमें जो इलेक्शंस के शेड्यूल डिक्लेयर किए हैं आयोग ने, इशू ऑफ गजेट नोटिफिकेशन ये 20 मार्च को होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 27 मार्च है। देन स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 28 मार्च है। साथ ही साथ हमारा पोल डे जो है 19 अप्रैल का रहेगा। विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 30 मार्च का है। पोल डे हमारा 19 मार्च का रहेगा। ऐसी गाइडलाइन है। फेज 1 में हमारा बालाघाट का निर्वाचन होने वाला। पूरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र बालाघाट में कुल हमारे 2321 बूथ हैं, जिसमें बरघाट के 310 और सिवनी विधानसभा के 336 बूथ इस लोकसभा में है। फाइनल पब्लिकेशन जो हमारा इलेक्टर्स का हुआ है, कुल संसदीय क्षेत्र में हमारे 18,71,270 हमारे इलेक्टर्स हैं। जैसा चुनाव की घोषणा के साथ ही जानकारी दी गई, पहले चरण में बालाघाट में चुनाव है और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। बालाघाट देश के 12 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों में से एक है। तो सेंट्रल फोर्सेस का यहाँ पर पिछली बार विधानसभा में हमें अच्छे अमाउंट में बल मिला था। इस बार भी जो बल मिलेगा उससे एक तो बॉर्डर के नाकों की चेकिंग, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बॉर्डर की सीलिंग, लगभग 300 से अधिक जो नक्सल संवेदनशील बूथ हैं उनमें पर्याप्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट, रोड ओपनिंग पार्टीज और एरिया डोमिनेशन, ये हम लोग कंटिन्यूसली शुरू कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से चल भी रहा है, फिर इसको और इंटेंसिफाई करेंगे। साथ में बॉर्डर के जिलों के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, हम लोगों की इंटरस्टेट बैठकें हो चुकी हैं और प्रयास ये रहेगा कि एक तो कि नक्सल परिदृश्य में हमारा जो चुनाव है वो बिल्कुल सुरक्षा के माहौल में हो। विधानसभा के चुनाव के दौरान भी कहीं से भी इस तरह से किसी बहिष्कार की सूचना नहीं मिली थी और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी ऐसी कहीं से कोई भी गतिविधि की जानकारी ऐसे कुछ होगा नहीं। पर फिर भी हम लोग अपनी तरफ से अलर्ट रहेंगे, बल का भी डिप्लॉयमेंट अच्छी तरह से किया जाएगा और उम्मीद करेंगे कि एक शांति और सुरक्षा के माहौल में लोकसभा निर्वाचन 2024 संपन्न कराया जाए। वही खबर धार से है, जहां कलेक्टर और धार जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा की तरफ से समस्त धार जिले में आचार संहिता का ऐलान कर दिया गया, जिसमें कलेक्टर के साथ ही 4 धार जिला के जो है पुलिस अधीक्षक हैं
बता दें कि धार जिला के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, एडिशनल एसपी सहित कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और प्रियंक मिश्रा ने आचार संहिता से जुड़े सभी नियमों को बारीकी से बताया। साथ ही इस नियम के विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रावधानों को भी बताया। बता दें कि कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, आम आदमी हो, सरकारी अधिकारी ही क्यों न हो, उन पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ 18 अप्रैल को इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 25 अप्रैल को नाम निर्देशन की अंतिम तारीख रहेगी। सामान्य निर्वाचन भारत की लोकसभा के लिए का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और जैसा आप लोगों को विदित है कि कार्यक्रम जारी होते ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाती है। उसके तहत आज हम लोगों ने जिला पंचायत की मीटिंग हॉल में पॉलिटिकल पार्टीज अर्थात राजनीतिक दलों की भी बैठक आमंत्रित की थी और अपनी भी मीडिया बंधुओं को आमंत्रित किया था इसके बारे में जानकारी देने की। और हमारे धार जिले एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, धार महू लोकसभा संसदीय क्षेत्र, जो 8 विधानसभाओं से मिलकर के बनता है। इसमें धार जिले की संपूर्ण 7 विधानसभाएं और इंदौर जिले की महू विधानसभा है, जिसमें 26 जिसकी नोटिफिकेशन जो है वो 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र की अंतिम तिथि 25 अप्रैल रहेगी। उनका अंतिम जो नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की तिथि 29 अप्रैल रहेगी और मतदान दिवस जो है 13 मई 2024 रहेगा। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है। 13 मई को धार जिले में लोकसभा चुनाव संपन्न होना निश्चित हुआ है। चुनाव धार में निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, भयमुक्त हो, इसके लिए हमारा पूरा प्रशासन कमर कस लिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मसल पावर, मनी पावर, इलिसिट लिकर, इलीगल आर्म्स, नॉन अवेलेबल वारंट्स, पेंडिंग केसेज, हिस्ट्री सीटर्स, गुंडाज, एरिया डोमिनेशन मार्च, सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट, सभी हम लोग पुख्ता इंतजाम करेंगे पूरे जिले के लिए। किसी भी तरह से कोई भी आदमी कानून व्यवस्था भंग करने का या चुनाव में अशांति फैलाने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। हम लोग मिलकर के ऐसा वातावरण का निर्माण करेंगे कि दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बैठा भी व्यक्ति अपने घर से निकल करके भयमुक्त चुनाव कर सके। और वहीं लोकसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद से सिंगरौली जिला कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में आने वाली लोकसभा सीट के लिए निर्वाचन के संबंध में जानकारी साझा की है। बता दें कि जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रथम चरण में सीधी लोकसभा सीट के चुनाव में चितरंगी, सिंगरौली और देवसर 3 विधानसभा क्षेत्र के कुल 817 मतदान केंद्रों में कुल 7,10,856 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। बता दें कि निर्वाचन के लिए 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 27 मार्च को अंतिम तिथि, 28 मार्च को स्क्रूटनी और 30 मार्च तक नाम वापसी की जा सकेगी। वहीं 19 अप्रैल को मतदान और 4 जून को मतगणना की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का लोकसभा चुनाव कराना है। जैसा आपको विदित है कि प्रथम चरण में हमारे जिले का चुनाव हो रहा है। 20 तारीख को प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेंगे। पूरा कार्यक्रम मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। जिले से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है निर्वाचन संबंधी उसके दस्तावेज आपको दिए जा चुके हैं। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि निष्पक्ष निर्भीक चुनाव हो। हर मतदाता मतदान करने के लिए अपने मतदान केंद्र पहुंचे, इसकी हमारी पूरी व्यवस्था रहेगी। पूरा चुनाव निष्पक्ष रहे, निर्भीक रहे, बिना किसी भय प्रलोभन के हो, उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे। और यदि कोई व्यक्ति प्रलोभन देता हुआ पाया जाता है या डरा धमका के वोट डालने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई। वहीं प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने 11 जिलों के 47 आईपीएस अधिकारियों की नई ट्रांसफर सूची जारी की है। इसमें खरगोन के एसपी धर्मवीर सिंह यादव का तबादला ग्वालियर किया गया है। इनके स्थान पर शासन ने 2015 बैच के ऑफिसर धर्मराज सिंह मीणा को खरगोन एसपी बनाकर भेजा है। बता दें कि एसपी धर्मराज सिंह मीणा
राजगढ़ एसपी से ट्रांसफर होकर खरगोन आ गए हैं और पदभार ग्रहण कर लिया है। एसपी धर्मराज सिंह मीणा के पदभार ग्रहण करने के बाद जिले में उनकी प्राथमिकता को लेकर साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने एसपी धर्मराज सिंह से खास बातचीत की। नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। नवागत एसपी धर्मराज मीणा साहब हमारे साथ मौजूद है। आज इनकी पोस्टिंग हुई है खरगोन में, हम इनसे बात करेंगे। सर, सर्वप्रथम आपका नौगुर की नगरी खरगोन में आपका स्वागत है। और सर क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी सर आपकी? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद। खरगोन नवग्रह की नगरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही परंपरागत धार्मिक शहर है। इसमें आके बड़ी प्रसन्नता हुई। खरगोन नगर या पूरा खरगोन जिला बहुत ही संवेदनशील भी माना जाता है। तो आने वाले समय में चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन हो, इन सभी धार्मिक आयोजनों को और लोकसभा चुनाव को पूरी तरह से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से, साथ ही यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इस प्रकार का मेरा प्रयास रहेगा। निश्चित रूप से आपराधिक तत्व यदि किसी प्रकार की कोई अशांति फैलाने की कार्य करते हैं या दो संप्रदायों में तनाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ भी बहुत ही सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और शांति व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। सर, खरगोन सर शुरू से संवेदनशील रहा है। 1.5 साल पहले सर यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उसके बाद में एसपी धर्मवीर सिंह यादव जी की यहाँ पोस्टिंग हुई थी। उन्होंने सर गली मोहल्ले घूमकर लोगों से संवाद किया, लोगों को सर जो है सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहने के लिए सिखाया और इसके परिणाम सर बहुत उत्कृष्ट आए हैं। यहाँ बहुत खुशनुमा माहौल है सर खरगोन में। सर, इसको आगे इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, उसको लेकर सर क्या प्लानिंग रहेगी? निश्चित रूप से हमारे पूर्व के जो पुलिस अधीक्षक महोदय रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया और जिले में विगत वर्षों में जो सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न हुई, उसके बाद सामाजिक दृष्टिकोण से या सोशल पुलिसिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और गली मोहल्ले स्तर तक की समितियों का गठन करके और जनता से संवाद स्थापित किया गया। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से जनता के साथ में प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया जाएगा और शांति समिति की बैठकें हों, चाहे मोहल्ला स्तर की समितियां, ग्राम स्तर की समितियां, उनको एक्टिव किया जाएगा और पुलिस और प्रशासन के जनता के साथ में जो दूरियां हैं, जो गैप है, उसको भरा जाएगा। और सर, सिगनूर गांव जो है सर, वहां पर अवैध रिवाल्वर बनाई जाती है। इसको लेकर जो है सिकलीगर समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर जो है संभाग स्तरीय कॉन्फ्रेंस भी की गई और सर लगातार पुलिस प्रशासन ने अवैध रिवाल्वर को लेकर लगातार कार्रवाइयां की है। और सर इसको लेकर सर क्या आगे अपडेट किए जाएंगे? पूर्व में इसमें पूर्व के अधिकारी ने अच्छे कार्य किए हैं, उन अच्छे कार्यों को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और कोई भी समाज का हिस्सा जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया है, तो आने वाले समय में हम लोग 21वीं सदी में तीसरे दशक में हैं और अगर उनके पास में यदि कोई रोजगार के नए अवसर डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग उनको स्किल डेवलप करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको शिक्षा की ओर जागरूक करेंगे, जिससे कि ये जो परंपरागत रूप से हथियार बनाने वाला जो उनका पेशा है, जो उनका एक उन्होंने उसको उद्योग के रूप में संचालित कर रहे हैं, लेकिन वो गैर कानूनी है। तो निश्चित रूप से नई टेक्नोलॉजी, नए ज्ञान विज्ञान के साथ, नए प्रशिक्षण के साथ में उनको कुशल बनाएंगे और अच्छे कार्यों की ओर। आज से आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, लोकसभा चुनाव सामने है। बीते विधानसभा चुनाव में सर जो है जिले के भगवानपुरा में अवैध गांजे के निर्माण पर पुलिस की कई कार्रवाइयां हुई, उसके बाद अब कार्रवाइयां बंद हो गई है। सामने चुनाव है सर, क्या कहना चाहेंगे? किसी प्रकार के अवैध नशे की गतिविधि को समाप्त करना और ऐसे अवैध गतिविधि करने वाले व्यक्ति, चाहे वो गांजा या अवैध शराब का निर्माण करते हो, पुलिस प्रशासन ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और किसी प्रकार की अवैध गतिविधि को पनपने का स्थान नहीं होगा। सीएम हेल्पलाइन में सर पुलिस प्रशासन की निराकरण में उत्कृष्ट टॉप पर प्रदेश में रहा है और यहाँ पर सर ऑपरेशन मुस्कान की भी जिले में प्रशंसा की जा रही है। इसको लेकर एसपी धर्मवीर सिंह साहब की उत्कृष्ट कारकर्दगी सामने आई है सर, इसको आगे कंटिन्यूटी बनी रहे, इसको लेकर सर क्या कहना चाहिए? ऑपरेशन मुस्कान एक लगातार चलने वाली कार्रवाई है। केवल 1 माह या 1.5 माह तक ये ऑपरेशन मुस्कान को हम लोग सीमित नहीं रखना चाहते। लगातार गुमशुदा बालक बालिकाओं को हम लोग दस्तयाब करेंगे
चूंकि विगत ऑपरेशन मुस्कान के समय पूरे मध्य प्रदेश में खरगोन जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो पूरा प्रयास रहेगा आने वाले जिले में समय में भी ये प्रथम स्थान पर ही रहे। दूसरी बात, सीएम हेल्पलाइन के दृष्टिकोण से जो भी व्यक्ति शिकायत करता है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि शिकायतकर्ता की शिकायत का पूर्णतः संतुष्टि के साथ में निराकरण हो। और जब तक हम कोई भी शिकायत हमारे स्तर पर लंबित है, जब तक हम उस शिकायतकर्ताओं को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर देते, तब तक हम लगातार कार्य करते रहेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हम टॉप जिलों में बने रहेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं आज नवागत पुलिस अधीक्षक धर्मवीर मीना साहब ने ये आज ज्वाइनिंग की है और लगातार प्रदेश में खरगोन जिला टॉप पर रहे। सीएम हेल्पलाइन लेकर हो या जिले में ऑपरेशन मुस्कान को लेकर हो, और आगे कानून व्यवस्था में उत्कृष्ट भूमिका निभाते हुए यहाँ पर आगे। वहीं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने पत्रकारों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। उन्हें निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी भी दी और जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। बता दें कि बैठक में एसपी धर्मराज सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह, अपर कलेक्टर रेखा राठौड़, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जेएस बघेल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आचार संहिता लागू हो चुकी है और हम लोगों ने आचार संहिता के जो दिशा निर्देश हैं, इलेक्शन कमीशन के जो दिशा निर्देश है, उसके तहत कार्रवाइयां शुरू कर दी है। हमने सभी एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों की और पुलिस की जो टीम है वो फील्ड में काम करना शुरू कर दिया है। संपत्ति विरूपण की गतिविधियां स्टार्ट हो गई है। जो शासकीय भवन है वो राजनीतिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं हो पाएंगे। पूरे इलेक्शन कमीशन के जो दिशा निर्देश है उनका हम पालन कर रहे हैं और फ्री एंड फेयर, पारदर्शी और शांतिपूर्ण इलेक्शन कराने के लिए हम लोग सभी कटिबद्ध हैं। मैं आपके माध्यम से खरगोन की जनता को ये कहना चाहूंगा कि वे इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशों का पालन करें, आचार संहिता के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें और आने वाले जो मतदान है उसमें अधिक से अधिक मतदाता जो हैं, मैं तो कहूंगा कि सभी मतदाता घर से बाहर निकल के मतदान करें। क्या संख्या रहेगी सर मतदाताओं की? अब ये तो उस दिन ही समझ में आएगा, लेकिन हमने स्वीप एक्टिविटीज जो है बहुत बड़े स्तर पे कर रखी है और सभी ग्राम स्तर पर, नगरीय स्तर पर जो है स्वीप की एक्टिविटीज हो रही है। आप लोगों के माध्यम से भी हम अपील कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है तो करीब 20 लाख मतदाता की सूची सामने आई है। जो हमारे मतदाता हैं वो पूरे संसदीय क्षेत्र की यदि हम बात करें, जिसमें कि खरगोन का क्षेत्र भी आता है। रायसेन के सैनिक स्कूल के परिसर में कार में शराब की 2 पेटियां पाई गई और आबकारी विभाग को सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर वहां मौके पर पहुंचे और कार से 2 पेटी शराब जब्त कर विवेचना करी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शिक्षा के मंदिर में आखिर कार में 2 पेटी शराब की आई कहां से। वहीं बालाघाट शहर के गोंदिया रोड में सत्कार रॉयल एनफील्ड बाइक शोरूम का शुभारंभ हुआ है। बता दें, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर अभिजीत जैन ने बताया कि बालाघाट के यंगस्टर्स रॉयल एनफील्ड की बाइक को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बाइक के साथ अच्छी सर्विस नहीं मिलने के कारण लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बालाघाट जो है ये बहुत अच्छा स्ट्रीट है और जहाँ पर पैसा भरपूर है, जहाँ पर हर तरीके की मिनरल्स है, सब कुछ है यहाँ पर। और बालाघाट में रॉयल एनफील्ड कम से कम 1500 से 1800 का क्वालिटी मार्केट में है, जो कि गोंदिया, राजनांदगांव, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर से आई हुई है। तो ये जो कस्टमर्स हैं इन्हें सर्विस कराना रखना गाड़ी की अपनी, तो इन्हें सर्विस को लेकर कंपनी के पास ताकि कोई डीलर चालू करे। तो मैंने यहाँ पर रॉयल एनफील्ड डीलरशिप दी और डीलरशिप देने के बाद मैंने एक बड़ा सर्विस सेंटर डेवलप किया यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 बेटा सर्विस सेंटर है, जो कि छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट कहीं भी नहीं है सर्विस सेंटर आसपास के शहर। वहीं बालाघाट शहर में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। तेज हवाओं, आंधी तूफान के साथ पूरे शहर में जोरदार बारिश हुई, जिससे कि बालाघाट शहर की विद्युत व्यवस्था भी प्रभावित हुई। बता दें कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बालाघाट के जेईई ने जानकारी देते हुए बताया कि अचानक मौसम खराब होने से शहर के पुलिस लाइन, जयस्तंभ चौक के साथ शहर की अन्य जगहों पर पेड़ गिरने के कारण विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई।
वहीं कोंडागांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुधावत के निर्देश पर जिला मुख्यालय में संचालित समर्पण वृद्धाश्रम में समाज कल्याण विभाग ने मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की उप संचालक ललिता लकड़ा ने वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों से मुलाकात की और इस दौरान लोकसभा चुनाव के संबंध में जानकारी देते हुए मतदान के लिए उन्हें प्रेरित किया। साथ ही पूर्व निर्वाचन में मतदान करने वाले वृद्धों को शॉल और श्रीफल देकर के भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।